Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. And my dear educators, this is Meenakshi Narula. And now we're going to talk about enrollment projections. What are these enrollment projections? This can be asked as a short note in your MEd exam, right, that we have been discussing. Enrollment projections क्या होती हैं? It refers to the estimation or the forecasting of the future student enrollment in educational institutions or systems. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन सिस्टम में पूरे में हम देख सकते हैं कि एनरोलमेंट स्टूडेंट्स का कितना होगा, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसका फोरकास्ट करते हैं। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, बारिश होने वाली है, ये होने वाला है, तो वो दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग होता है। तो इस तरीके से अगर हम ये प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का कितना एनरोलमेंट होगा आगे, वो उसके बहुत सारे बेसिस हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज मेथड्स आल्सो। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन वेरियस डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर ये एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस की जाती हैं। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया का, एट अ लार्जर एरिया ऑल्सो, बर्थ रेट, ये सब चीजें इसमें कंसिडर होती हैं। सोसाइटी की क्या नीड है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स, नई नई चीजें, नई नई एडवांसमेंट क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे कौन से फील्ड में आगे और जाना चाहते हैं, इसका एक डेटा कलेक्ट करके उसके बेसिस पर ये एनालिसिस किया जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बाय एनालाइजिंग पास्ट एनरोलमेंट ट्रेंड्स, पिछले एनरोलमेंट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए, रेलेवेंट फैक्टर्स जो हमने ऊपर भी डिस्कस किए हैं, इनको कंसिडर करते हुए एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस की जाती हैं। एंड जिससे कि एजुकेशनल अथॉरिटीज को पता चलता है कि उनको कैसे प्लानिंग करनी है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, फ्यूचर की डिमांड को कैसे मीट करना है, यानी डिमांड और सप्लाई को किस तरीके से उसमें बैलेंस बनाना है, राइट। डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई कर सकें, शॉर्टेज नहीं हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसमें सीट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सफिशिएंट हो। तो ये सब चीजों के लिए एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस किया जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल्स। सबसे पहले बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस का। थोड़ा सा आपको आइडिया हो ही गया होगा, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, कि एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस दे असेस एजुकेशनल अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंटिसिपेटिंग फ्यूचर स्टूडेंट पॉपुलेशन चेंजेस, की फ्यूचर में स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या चेंज आएगा, वो बढ़ेगी, वो कम होगी, वो एक पर्टिकुलर एरिया या स्ट्रीम के लिए ज्यादा होगी, या क्या रहेगा, उस चीज के लिए ये हमारे लिए बेहतर साबित होता है, बढ़िया साबित होता है, सिग्निफिकेंट साबित होता है। एंड प्लानिंग फॉर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज। जब पॉपुलेशन का हमें पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और रिसोर्सेज भी उसके प्लान किए जाते हैं। एंड जब आपने प्लानिंग कर ली है सारी कि किस स्ट्रीम में बच्चा ज्यादा जाएगा, कौन से फील्ड में ज्यादा बच्चे आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वहां पर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने हैं, वहां पर क्लासरूम की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स। तो जब टीचर्स की अवेलेबिलिटी करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज या सीपीडीज उनके लिए, पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग भी होना चाहिए। टीचर्स को भी उसे ट्रेन करना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स की नीड्स को मीट करने के लिए। तो फिर उन सारे स्टूडेंट्स को देखते हुए, उन टीचर्स को देखते हुए, वो आपको टीचर एजुकेशन के लिए या स्टूडेंट एजुकेशन के लिए पॉलिसी डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो इट हेल्प्स अस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस द चेंजेस इन द एनरोलमेंट पैटर्न। उस एनरोलमेंट पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए, जो उनकी नीड्स को देखते हुए, फ्यूचर का जो हम वो फोरकास्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम पॉलिसीज बनाएंगे ताकि फ्यूचर में भी हम इक्विटेबल एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर सकें थ्रू एजुकेशन, मीटिंग द एजुकेशनल गोल्स। तो ये सब चीजों के लिए एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज के लिए कुछ एक मेथड्स हैं, वी कैन नॉट टॉक अबाउट दोज मेथड्स आल्सो। कोहोर्ट कंपोनेंट मेथड, ये ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही बिकॉज इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये शॉर्ट नोट में ही आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन कवर दीज थिंग्स। कोहोर्ट कंपोनेंट मेथड, सीसीएम, this method involves analyzing population cohorts and estimating future enrollments, right? cohort क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है,
लाइक अलग अलग जगह से जैसे लोग आते हैं, एक हम कोहॉर्ट बना देते हैं। जैसे हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं उसमें जैसे कि एक कोहॉर्ट है कि इसमें ये इतने जाने पूरे हो गए, इतनी सीट्स आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर कोहॉर्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन कोहॉर्ट को देखते हुए कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपका कितना एनरोलमेंट आप कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली, ताकि ऐसा नहीं हो कि बच्चे वो सीखने के बाद में एम्प्लॉयड हो जाएं। उनके लिए आगे एम्प्लॉयमेंट की भी फैसिलिटीज को, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए फिर हम उस सीट्स और वैकेंसीज क्रिएट करते हैं। और ये बेस्ड होता है बर्थ रेट के ऊपर, मोर्टालिटी रेट के ऊपर, माइग्रेशन पैटर्न। जी, रूरल से अर्बन एरिया में लोग चले जा रहे हैं, तो वहां पर माइग्रेशन पैटर्न क्या है, कितने वो जो पॉपुलेशन है, वो लोग का क्या वो फोर्सी करते हैं, वहां पर क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, राइट। तो एजुकेशन के फील्ड में क्या ट्रांजिशंस आ रही हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए, यानी माइग्रेशन, बर्थ रेट, मोर्टालिटी रेट, इनको देखते हुए जो है वो प्लान किया जाता है। एंड डिमांड सप्लाई एनालिसिस की ये जो अप्रोच क्या कहता है कि डिमांड को देखते हैं पहले, कि पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, उसके बेसिस पर हमारी डिमांड क्या है। तो सप्लाई ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स, दिस इज बीइंग प्लान्ड बेसिस ऑन डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। पहले हमने क्या किया था, कोहोर्ट के बेसिस पर। नाउ डिमांड सप्लाई एनालिसिस। अनदर वन इज स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से डेटा एनालिसिस किया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन क्या है, लैप्सेस हैं, गैप्स हैं, राइट, ड्रॉप आउट्स हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडल्स, दे आर यूज्ड टू एनालाइज हिस्टोरिकल एनरोलमेंट डेटा। पूरा हिस्ट्री उसको एनरोलमेंट डेटा उसका देखा जाता है, उसका पूरा टाइमलाइन स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, तो प्रॉपर स्टडी किया जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर एनरोलमेंट्स दे आर बीइंग प्रोजेक्टेड। तो इसको फैक्टर कौन कौन से कंसीडर किए जाते हैं, हमने जैसे पहले डिस्कस किया, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर आप किस चीजों को एक्सप्लेन करोगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, माइग्रेशन पैटर्न, एज स्ट्रक्चर, मोर्टालिटी रेट, राइट, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इसमें आपका आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम का लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या है, अर्बनाइजेशन कितना हो रहा है, सोशल चेंजेस इम्पैक्ट द एजुकेशनल एनरोलमेंट पैटर्न। तो ये सब चीजें आपका सोशियो इकोनॉमिक जो पैटर्न है उसके अंडर आपका आ जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल पॉलिसीज को कैसे आपको ये अफेक्ट करती हैं, कि एजुकेशन पॉलिसीज में कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं, इनिशिएटिव्स कौन कौन से किए जा रहे हैं टू प्रमोट एक्सेस एंड रिटेंशन, कि सब बच्चों का एनरोलमेंट हो, रिटेंशन रहे, इम्प्लीमेंटेशन हो कंपल्सरी एजुकेशन लॉस का, एंड एडवांसमेंट इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये सब चीजें एजुकेशन से साथ जितनी भी रिलेटेड हमारी पॉलिसीज हैं, चाहे हम डिफरेंट स्कीम्स की बात करें कि वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है, उनका क्या बेनिफिट हो रहा है, वो कहाँ तक सक्सेसफुल हैं, उन सब चीजों के बेसिस पर भी ये एनालाइज किया जाता है। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स आगे, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आगे, एजुकेशनल पॉलिसीज, और जो भी हमारी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वेरियस स्कीम्स आर आल्सो देयर, तो वो कहाँ तक जो है वो सक्सेसफुल साबित हो रही है। आगे हमारी बात आ रही है जोग्राफिकल फैक्टर्स, अर्बन और रूरल का डिवाइड कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ, माइग्रेशन के पैटर्न को देखते हुए जो ज्योग्राफी के फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है, कि कहाँ पर कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश करने हैं। अगर लोग वहां से एक प्लेस से, पर्टिकुलर प्लेस से, रूरल से अर्बन की तरफ चले जा रहे हैं, तो कहाँ पर जो है वो जो हम कहोर्ट देखते हैं कि कहाँ पर ग्रुप्स ज्यादा बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, और न्यू पॉलिसीज बनाई जा लेती हैं, और एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस किए जाते हैं। और इसके साथ साथ सी हिस्टोरिकल एनरोलमेंट ट्रेंड्स को भी देखा जाता है, पास्ट डेटा को जो कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करके उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रोथ रेट को देखा जाता है, और एनरोलमेंट रेट कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, वो भी पूरा एनालिसिस करके फिर उसके बाद में एनरोलमेंट्स को प्रोजेक्ट किया जाता है। इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, वी कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो। पॉपुलेशन बेस्ड प्रोजेक्शंस कौन सी होंगी, बिफोर शोइंग द स्लाइड जस्ट वुड लाइक टू टेल यू, ऑब्वियसली पॉपुलेशन की जब बात हो रही है तो डेमोग्राफिक की बात कर रहे हैं हम, मोर्टालिटी और बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी इसमें क्या बात कर रहे हैं हम।
डेमोग्राफिक के में देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, एनरोलमेंट प्रोजेक्शन उस बेसिस पर होती हैं कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल जो एरिया है, सिटी, स्टेट, कंट्री, वहाँ की पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स की है उसको एस्टिमेट लगाकर, राइट, कि किस तरीके से कितने स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, किस एज ग्रुप में स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट इज द ग्रेड लेवल प्रोग्रेशन। So educational authorities, they can project future enrollments for specific grade levels considering historical trends, expected educational transitions, right? तो ग्रेड के बेसिस पर भी जो है वो प्रोजेक्शन किया जाता है, किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो कितना वहां पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये प्रोजेक्शंस किए जाते हैं। ना स्कूल स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस भी होते हैं, इंडिविजुअल स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट्स अपना अपना भी एनरोलमेंट प्रोजेक्शन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई सी कि मैं अपने पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रही हूँ कि मेरा स्कूल इस पर्टिकुलर सिटी में है, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर कितना पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, कितने मे बी हाउसिंग डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, मीन्स अगर हाउसिंग डेवलपमेंट हो रहा है और लोग वहां से बाहर से माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका एनालिसिस करके मुझे अपनी इंडिविजुअल स्कूल की जो पॉलिसीज हैं वो बनाने में हेल्प हो सकता है कि किस एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, कि यूजली पीपल माइग्रेट कब करते हैं, मे बी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद में हम माइग्रेट करेंगे, मे बी एक प्राइमरी का फेज कंप्लीट कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके आई कैन गो हैड कि मैं, मेरे पास इतना स्पेस, मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस भी होती हैं, और उस चीज के लिए जो एनरोलमेंट प्रोजेक्शंस होती हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स, मे बी डेकेड्स के अकॉर्डिंगली वो प्लान की जाती हैं, ताकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। पॉलिसीज ये नहीं कि आज बनाई और कल बदल दी गई, पॉलिसीज बनाने में कितना समय लगता है, कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। यू नो वेरी वेल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब हमारे पास आया, 1986 में, और उसके बाद में फिर उसके पास हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके बाद फिर चेंजेस, और कब हम एनईपी 2020, अब कितनी देर के बाद वी हैव गॉट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो पॉलिसीज इतनी जल्दी नहीं बनती हैं, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ता है, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट कि एवरी अदर डे विल बी चेंजिंग द पॉलिसीज। सो in conclusion, enrollment projections, they provide valuable insights into future student enrollment and play a vital role in education planning, resource allocation and policy development. तो आप इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। जल्दी से क्विकली हम थोड़े से पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आपको डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में बात करनी है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करनी है, जोग्राफिक फैक्टर्स की बात करनी है, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स, एजुकेशन पॉलिसीज की बात कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हाउ इट इज बीइंग अफेक्टेड, तो आप कोहॉर्ट या स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, हिस्टोरिकल जो डेटा है उसका एनालिसिस करके किस तरीके से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, यू कैन टॉक अबाउट दैट। सो दिस ऑल यू कैन कवर इन अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक श्योर you go through it. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day and all the best for your exam.